ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी जी। ज़ाया। अच्छा बच्चों, लेट मी क्विकली सी इट समवेयर। किस ग्रुप में मैंने ये भेजा था? आई थिंक वो ए लेवल टीचर्स के ग्रुप में मैंने ये शेयर किया था। वो ए लेवल टीचर्स किधर है? ओके, कांट फाइंड इट। ये देखिए, एक डॉक्यूमेंट मैंने आज शेयर किया उनके साथ टू फॉर मेकिंग श्योर इट्स ऑथेंटिक, कंफर्म किया है। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या है। हाँ, व्हाट्स गोइंग ऑन। अच्छा, कुछ बच्चे और आ रहे हैं जी। बच्चों, सबसे पहले तो आप लोग थोड़ा सा रिजॉइस लुकिंग एट द ग्रेड थ्रेशोल्ड, ठीक है? ये देखिए, उसको मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। कंपोनेंट 12 जो आपने P1 देना है, उसमें ए अवार्ड किया गया है इंडिया में 21 पे, जो आज हम पेपर करेंगे, बी 18 पर, और ई वाला बच्चा पास कर गया। सो प्रीटी गुड। कंपोनेंट 2 इज अमेजिंग। 60 में से 25 मार्क्स वाले बच्चे को ए अवार्ड किया गया। ग्रेड थ्रेशोल्ड हिस्टोरिकली लो हुआ है। 40% पे तकरीबन 41-42% पे ए आया है, और 11 मार्क्स आउट ऑफ 60 स्कोर करने वाला भी पास हो गया। बेटे, ये वो पेपर था जो हमने मार्च 23 का किया था, जिसकी मार्क्स स्कीम 8 मार्क्स की बड़ी ऑड थी, लेकिन 12 मार्क्स वाले दोनों क्वेश्चन मेरे नोट्स वाले यूनिट्स में से ही थे। यानी सॉल्व जो क्वेश्चन मैं भेजता हूँ नोट्स में, उन्हीं में थे। अच्छा, ये एंट्रेंस में दे दो बच्चे को जी। तो अभी आप लोग आए हैं, अरसल एंड मुजफ्फर, ये मैं आपसे शेयर कर दूं, वैसे शायद आपके ग्रुप में शेयर्ड है ऑलरेडी। ये आपका, मैं सिर्फ अब इस वक्त P1 और P2 की बात कर रहा हूँ। कंपोनेंट 12 P1 है। 30 में से जिस बच्चे ने मार्च 23 में इंडिया में 21 स्कोर किया, उसको ए अवार्ड हो गया, और जिसने 10 तक सिर्फ स्कोर कर लिया वो पास हो गया, ई ग्रेड लेके। कंपोनेंट 22 60 में से 25 पे रिडिकुलसली लो ग्रेड थ्रेशोल्ड पे ए मिला है, और ई 11 मार्क्स आउट ऑफ 60, जो कि मुझे 11-12 पे 40 में से ई मिलता होता था, तो अब 60 में से ई मिला है। बिकॉज ये पेपर थोड़ा ट्रिकी था। हमने मार्च 23 किया था, उसके वो 8 मार्क की मार्क्स स्कीम जरा समझ नहीं आती थी अच्छी तरह, लेकिन 12 वाले बहुत आसान थे। सेक्शन ए बड़ा आसान था। आप लोगों का पेपर मुझे थोड़ा सा इससे आसान लगा है। 27 तक शायद चला जाए, इससे बहुत ऊपर 28 मैक्स। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा चांस है। Many of you are standing on a solid A। जो अच्छे बच्चे आप लोग क्लास में इस वक्त हो, P1 रीजनेबली अच्छा कर जाओ, 23-22 कर जाओ, आपका A बड़ा रिसाउंडिंग सा बन रहा है इंशाल्लाह ताला। So you understand what I was trying to say? Okay, so let's move on now. Okay, आवाज आई है, बचा नहीं आया। Weird। एक बार फिर देखो। हाँ, अब आ गया जी, वापस ले आते हैं जी। बच्चों, अब हम चल रहे हैं एक और क्वेश्चन पे, एक और सॉरी उस पेपर पे जो 21 मार्क्स पे जिसमें ए आया है, P1। और ये भी मैंने क्रेसेंट वालों के एग्जाम प्रेप ग्रुप में शेयर भी कर दिया। इसकी मार्क्स स्कीम और सारा कुछ मैं सब ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा। अभी के लिए मैंने सिर्फ यहाँ पे शेयर किया, तो इसको मैं सेव भी कर दूँ एहतियातन अपने डॉक्यूमेंट में। अब स्टार्ट हम इसको यहीं पे कर देते हैं। बेटे, इसमें कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चन ज़रूर हैं, लेकिन 21 इज स्टिल अ वेरी फेवरेबल ग्रेड थ्रेशोल्ड। मुझे लगता है आप में से मेजॉरिटी इसमें 21 से ऊपर कर सकते हो जो क्लास में बच्चे हो। पहले 10 क्वेश्चन तो बहुत ही आसान, और जो हलवा मैं कहूँगा इतने आसान थे। तो लेट्स स्टार्ट, आप लोगों से ही करवाऊंगा। लेट्स स्टार्ट विद जी मेरा बेटा। सिर्फ मैंने क्रेसेंट के ग्रुप में शेयर किया है, आप लोगों के ग्रुप में विद मार्क्स स्कीम आफ्टर क्लास में शेयर करूंगा। ओ या यू राइट, यू आर सो राइट, ये वाकई P3 है। चलिए मैं दोबारा शेयर करता हूँ, एक मिनट। एक सेकेंड जी, मैं
शेयर कर रहा हूँ। March 23 क्वेश्चन पेपर 12। अभी मैं किसी एक ग्रुप में रैंडमली डाल रहा हूँ जो भी पहले मेरे आया, और एस रावी का ग्रुप है। चले मैं फिलहाल इसी में डाल रहा हूँ, आप लोगों के ग्रुप में रावी, और इसको हम अभी देखते हैं। ये आ गया जी आपका पेपर, और वो वाकई P3 था, आपने सही बोला। ये देखिए, ये भी P3 है, ये P12 है, ठीक है। बल्कि मैंने इसको सेव भी गलत जगह पे कर दिया, इसको ठीक कर लूंगा बाद में। अभी फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं जी बच्चों। सो तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के समझ समझ के कीजिएगा। आई एम स्टार्टिंग विद अनुषे। आसान तरीन क्वेश्चन अनुषे। अ गुड इज मोस्ट सुटेबल टू बी प्रोवाइडेड बाय द मार्केट, यानी फ्री मार्केट, इफ इट इज। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए बच्चे के फ्री मार्केट प्रोवाइड करे? कोई ना बोलिए, अनुषे को इसको वर्कआउट करने दें। बी एज इन बॉल, बिल्कुल सही है। एक्सक्लूडेबल और राइवल होगी तो फ्री मार्केट प्रॉफिट चार्ज कर सकेगा, फ्री राइडर प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी सब में कुछ ना कुछ गलत था आंसर में, किसी बच्चे को कंफ्यूजन यहाँ पे। ओके, अगेन बाय डेफिनेशन, बख्तावर इसको सॉल्व कीजिएगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉन्ग रन? गो फॉर द डेफिनेशन। बख्तावर आप क्लास में हैं? अच्छा नहीं है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट गेट। ईशा आप क्लास में हैं? ऑप्शन बता दो। B as in ball, very good. Time period when all factors of protection become variable. मेरा नहीं ख्याल जिस बच्चे ने थोड़ी सी भी रिवीजन की है ये दोनों गलत कर सकता है। किसी को कंफ्यूजन? जी बेटे। हाँ, लेकिन सी में इनपुट्स आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन उसने कहा व्हेन ऑल की इनपुट्स होती हैं लेबर एंड कैपिटल, लैंड एंड एंटरप्राइज की इनपुट्स नहीं होती, तो इसलिए वो सारों की बात नहीं कर रहा। करेक्ट, गो बाय द डेफिनेशन। इसलिए मैंने पहले बोला था टाइम व्हेन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिकम वेरिएबल। समझ आ गया इधर? हैदर मियां ये आप सॉल्व करें। थोड़ा सा ट्रिक मारे, मैक्रो का क्वेश्चन यहाँ नहीं, माइक्रो का क्वेश्चन लेकिन मैक्रो की शक्ल में दिया है। टेबल स्टेट्स द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टू मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। व्हाट करेक्टली आइडेंटिफाइज वेदर द स्टेटमेंट्स आर नॉर्मेटिव और पॉजिटिव। तसल्ली से देखो दोनों स्टेटमेंट्स को, कैटेगराइज करो, सही ऑप्शन लो। सच्ची झूठी ना देखना, बस देखो कि पॉजिटिव है कि नॉर्मेटिव, चेक की जा सकती है कि नहीं। डेविड, दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट थी। कोई शुड नहीं, कोई गुड बेटर बेस्ट नहीं, वेलफेयर नहीं, इंटरेस्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी, कोई ऐसा नॉर्मेटिव वर्ड नहीं। किसी बच्चे को यहां प्रॉब्लम आई हो? 3 क्वेश्चंस, वेरी वेल डन। आंसर ये देखें, डायग्राम शोज पीपीसी कर्व फॉर व्हीट एंड कॉर्न। व्हाट कैन बी डिड्यूस, यानी कंफर्म बात निकाली जा सकती है फ्रॉम द डायग्राम। इसकी शेप देख लीजिएगा बिफोर चूजिंग द राइट ऑप्शन। अंसब आप क्लास में हो बेटे? वेट कर रहा हूं, टेक योर टाइम। इसकी शेप देख लो अंसब एक बार मेरा बेटा। डेविड है, इट्स अ कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला स्ट्रेट लाइन पीपीसी व्हेन रिसोर्सेज आर इक्वली एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग बोथ गुड्स। जैसे ही आप ये पिक कर गए आंसर ठीक हो गया। ए क्यों गलत है? प्राइस ऑफ कॉर्न फॉल्स मोर ऑफ इट्स डिमांडेड, स्टेटमेंट तो ट्रू है, लेकिन पीपीसी में कोई प्राइस का डिमांड का लिंक है नहीं। वो डिमांड कब होता है? रिजेक्टेड। Resources used in producing corn are more efficient than in
प्रोड्यूसिंग व्हीट गलत। स्ट्रेट लाइन पीपीसी में रिसोर्सेज दोनों कामों में इक्वली एफिशिएंट होते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग कॉर्न व्हेन मूविंग फ्रॉम एम टू एन फॉल्स, नहीं कांस्टेंट रहती है। तो अगर आप पूरी ऑप्शंस एक बार आंसर पढ़ लेते, डी आपको साफ साफ समझ आता। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग कॉर्न इज कांस्टेंट व्हेन मूविंग फ्रॉम पॉइंट एम टू एन। स्ट्रेट लाइन पीपीसी, होमोजेनियस रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग बोथ गुड्स, कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो एज अ क्लास आप लोगों ने पहली गलती की है। आंसर समझ आ गया है? ओके। शाहूद आप क्लास में हैं? सिंपल आपको इक्वेशन दी हुई जो मैंने नोट्स में भी करवाई हुई है कई दफा। क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू 10 प्लस 5 इनटू प्राइस। प्राइस इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। चारों ऑप्शंस में से देखें कब क्वांटिटी सप्लाइड डबल हो रही है। 1 to 2 में, 1 to 3 में, 1 to 4, सब डाल के कैलकुलेट करें। टेक योर टाइम। प्लस बाद में करना है, पहले 5 को प्राइस में मल्टीप्लाई करना है, फिर 10 से प्लस करके क्वांटिटी सप्लाइड आ जाएगी, फिर नई प्राइस डालिएगा। जिनको समझ आ गई प्लीज बोलिएगा नहीं, लेट हिम ट्राई। गलत है मेरा बेटा, सी करेक्ट ऑप्शन है। वेल डन हैदर। शाहूद देखो, मैं आपको ये गलती हुई कैसे मुझे समझ नहीं आ रहा। लेट्स डू इट। कैलकुलेट करके दिखाता हूं आपको। आपने तुक्का मारा, मेरे ख्याल आपने कैलकुलेशन की नहीं साउथ, ऐसे ही है ना? की है, फिर सही नहीं हुई। लेट्स सी व्हाट वाज रॉन्ग। देखो बेटे, अब मैं आपको वन बाय वन, पहले मैं ए करवाता हूँ और फिर सीधा सही ऑप्शन सी पे आता हूँ। 10 प्लस 5p, इसमें आपने दो प्राइसेस डालनी है। ओरिजिनल क्वांटिटी 10 प्लस 5 इंटू 1 प्राइस थी, ठीक है ना? ऐसे ही दिया हुआ है ना? तो कितना हो गया? ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाइड 15। अब जब 2 प्राइस हुई है, 10 प्लस 5 इंटू 2, सो 10 प्लस 10 20। डबल हुई है सप्लाई? नहीं, 15 से 20 सप्लाई डबल नहीं हुई। समझ आ गया आपको? शाहूद के पहले वाली गलत थी, समझ आ गया ना? ओके, अब मैं बेटे नेक्स्ट वाली बना रहा हूं आपकी सही ऑप्शन सी, 1 to 4। 1 तो हमें पता है, 10 प्लस 5 15 थी, इसको डबल होके 30 पे जाना चाहिए। तो 4 जब डालोगे 10 प्लस 5 इंटू 4, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करें। आपने शायद जमा कर दिया, पहले ब्रैकेट सॉल्व करें। 10 प्लस 20, मैथ में हमेशा ऐसे होता है 30, 15 से 30 डबल हुई, ऑप्शन क्लियर। आप वाले केस में 5 इंटू 5 25 प्लस 10 35 होता, 15 से 35 डबल से भी बढ़ जाता, वो ऑप्शन इसलिए गलत थी। शाहूद, आर यू टोटली क्लियर? एवरीबडी एल्स टोटली क्लियर? ओके, किसी ने कुछ नहीं पूछना? इसका आसान सी कैलकुलेशन थी मेरे हिसाब से, पहले पांचों क्वेश्चन ठीक होने चाहिए थे, बट एज अ क्लास यू गाइस हैव डन 3 करेक्ट। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट वाली। दिस वन आई एम गिविंग टू हैदर, पहले ही बहुत आंसर दे चुके हैं। अब्दुल वहीद बीटीएससी, which diagram illustrates unitary elasticity of supply? मुझे नहीं पता मैंने कितनी दफा ये ग्राफ आप लोगों को बना के दिखाया। सॉरी, आवाज नहीं आई। सी, बिल्कुल सी का मसला नहीं है, बी और डी के साउंड में फोनेटिक में इशू होता है। जीरो से निकला हुआ हर सप्लाई कर्व, चाहे 3 4 5 जितने मर्जी लगा दो, सबकी यूनिटरी इलास्टिसिटी होगी। वेरी गुड। वैसे मुझे बताइएगा, कोई और बच्चा बता दे, एस सॉरी ए ऑप्शन क्या इलास्टिसिटी है?
Perfectly inelastic. B option. Perfectly? No. जस्ट इलास्टिक, वाई एक्सिस से निकला हुआ है। डी परफेक्टली इलास्टिक है। हाँ, ये इसलिए मैं बी और डी में खुद भी कंफ्यूज होता हूँ। बॉल डेविड, ठीक है, समझ आ गया। बल्कि आज हमने नाम चेंज कर दिए A2 की क्लास में, बाबर आजम फॉर बी एंड दाऊद इब्राहिम फॉर डी। राइट जी। सो अभी तक 6 में से 4 क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व किए सही। नंबर 7, लेट मी गिव इट टू अनदर किड, मुजफ्फर इमरान। In which case is the price system not a possible method of allocating resources? अगर तसल्ली से सारी ऑप्शंस पढ़ ली, गलत नहीं करोगे। डी एज इन दाऊद इब्राहिम, वेल डन, शाबाश। पब्लिक गुड्स के केस में डिमांड एंड सप्लाई प्राइस मेथड, प्राइस मैकेनिज्म नहीं चलता। फूड स्टफ्स बेचने के लिए भी, आप दुनिया सारी में फूड बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो उसमें प्राइस मैकेनिज्म चलता है। हायरिंग ऑफ वर्कर्स, ऑफ कोर्स मुझे कोई जॉब देता है तो मैं पैसे लूंगा, या मैं किसी को हायर करूंगा तो उसको पैसे दूंगा। प्राइस मैकेनिज्म चल रहा है, डिमांड सप्लाई चल रही है। इन द ओनरशिप ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर यूज, अगेन प्राइस मैकेनिज्म। ओनली डी। तो यू गाइस आर रिडीमिंग योरसेल्फ। 7 में से 5 अब ठीक हो गए हैं। हाजिक खालिद, आर यू देयर इन द क्लास मेरा बेटा? बड़ा आसान क्वेश्चन है, वर्डिंग में परेशान ना होना, मैं स्लोली पढ़ रहा हूँ। अ स्पोर्ट्स स्टेडियम हैज टू प्राइसेस ऑफ सीट्स। चीपर सीट्स आर $10 एंड द मोर एक्सपेंसिव सीट्स आर $20। तो फुटबॉल वगैरह के मैचेस होते हैं वहां पे, जो भी है। When the price of all seats increased by 10%, effects on demand are a fall of 5% for cheaper seats and a fall of 12% for more expensive seats. PD का formula लगाओ, you can never make it wrong. What describes the responsiveness of demand to the change in price? Take your time. I would suggest column by column solve कर लो। Cheaper seats जो $10 की थी, उनकी 10% प्राइस बढ़ी है, डिमांड 5% गिरी है। इसका सोचो क्या है, इलास्टिक या इनइलास्टिक फॉर्मूला यूज करके। फिर मोर एक्सपेंसिव पे आओ, आपका आंसर ठीक हो जाएगा। सी है सही। हाजिक यही कर रही हो बेटे। 10% प्राइस बढ़ी थी, चीपर सीट्स की डिमांड सिर्फ 5% गिरी। आपने क्या फॉर्मूला लगाया, मुझे बताएं, किसको किससे डिवाइड किया, मुझे बताएं हाजिक, आई वांट टू नो योर आंसर। हाँ, एक्सप्लेन करें। आपने 10 को 5 से डिवाइड कर दिया ना। हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर आती है 5, और प्राइस नीचे आती है 10.5। साफ साफ इन इलास्टिक, लेस देन 1। दूसरी 12 क्वांटिटी में चेंज था, 10 प्राइस में, 12/10, 1.2, 1 से ऊपर इलास्टिक। हाजिक, दिस वाज अ सैड गलती बेटे, थोड़ा फोकस बढ़ाओ। यू आर अ वेरी गुड किड बट यू आर मेकिंग सिली मिस्टेक्स। 8 में से 5 क्लास का स्कोर है जी। Now let's boost the score. Zurva, which statement correctly describes the shape of demand curve for a normal good? बहुत आसान क्वेश्चन है। Not at all. Zurva, demand curve has nothing to do with income. Zurva, क्या कर रहे हो? जी मेरा बेटा, B है। It shows an inverse relationship between price of the good and quantity demanded. Positive relationship तो supply का होता है जुर्वा। What did you do here? नॉर्मल गुड को दफा करो बेटे। डिमांड कर्व, उसने कर्व नहीं बोला, उसने डिमांड कर्व बोला है। नॉर्मल हो, इंफीरियर हो, दुनिया की कोई गुड हो, डिमांड कर्व इज ऑलवेज कंस्ट्रक्टेड थ्रू रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, एंड इट इज इनवर्स।
समझ आ गया? यू ओवर थॉट जुर्वा, यू ओवर थॉट। 5 ठीक है 9 में से क्लास के। जी बेटे बताएं क्या कह रहे हैं, क्या क्वेश्चन था मुजफ्फर? प्राइस एंड क्वांटिटी, इसीलिए डिमांड के वजह से होता है लॉ ऑफ डिमांड। सिंपल, नॉर्मल हो इंफीरियर हो उसकी फिक्र नहीं करनी थी। इनकम के साथ रिलेशनशिप अगर वो पूछता, आईसीसी का वर्ड बोलता, इनकम कंजम्पशन का। गॉट इट जुर्वा? गुड गर्ल। नंबर 10, आसान तरीन क्वेश्चन है। इसको फैजान लाई क्लास में है। फैजान शाबाश करो, ये गलत हो नहीं सकता। शाबाश। ह्यूमन वांट्स एक्सीड व्हाट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अवेलेबल रिसोर्सेज, इसलिए रिच और पुअर दोनों पे स्कार्सिटी इक्वली अप्लाइड है। बिल गेट्स की भी सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई, अंबानी की भी नहीं, वो चीज़ें बन ही नहीं सकती, इतने रिसोर्सेज हैं ही नहीं। एवरीवन क्लियर? आई पर्सनली थॉट 10 में से आप लोग 8 ठीक करोगे, बट सिर्फ 6 ठीक हुए। अब अगला 10 भी इतना बुरा नहीं है, आखिरी 10 थोड़े मुश्किल है। नंबर 11, दिस आई एम गिविंग टू हमना। ध्यान से मेरा बेटा, बटर एंड बटर मिल्क आर गुड्स इन जॉइंट सप्लाई, जैसे मीट एंड लेदर एक ही जानवर में से निकलते हैं। सप्लाई कर्व यानी बटर जब भी बनाओगे बटर मिल्क ऑटोमेटिकली सप्लाइड हो जाएगा साथ में। सप्लाई कर्व इन बोथ मार्केट स्लोप अपवर्ड्स टू द राइट, नॉर्मल सप्लाई कर्व्स हैं। हेल्थ कंसर्न्स कॉज पीपल टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ बटर, बटर की डिमांड गिरी। What are the initial consequences of this for supply in the market for butter and buttermilk? थोड़ा सा सोच समझ के। बेटे उन्होंने ऊपर लिखा हो, जरा गौर से पढ़ो, क्या कर रहे हो? आर इन जॉइंट सप्लाई, मैंने पूरा बताया है, जैसे मीट एंड लेदर जॉइंटली सप्लाइड है, कॉम्प्लीमेंट्री कैसे हो गए? कभी बटर के साथ दूध पिया उसका? हाँ शाबाश, बताओ। ऐसी सिली मिस्टेक्स ना कीजिएगा बेटे एग्जाम में, उसने बताया खुद जॉइंट सप्लाई है। सो व्हाई इज द कॉम्प्लीमेंट कमिंग इन? या हम ना, लेट मी हेल्प यू हियर। हेल्थ कंसर्न्स जब आएंगे, रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ बटर, तो बटर की किस चीज पे इफेक्ट पड़ेगी, सप्लाई पे या डिमांड पे? डिमांड किधर शिफ्ट होगी? जब डिमांड लेफ्ट पे शिफ्ट होती है, सप्लाई कर्व पे क्या असर आता है? इन ऑप्शंस में जरा देखो। मूवमेंट, तो कौन सा ए और बी दोनों ठीक हो रही है? ठीक है। जब बटर कम डिमांड हो रहा है तो सप्लाई ऑफ बटर मिल्क जो उसमें से ही निकलती थी उस पर क्या असर होगा, उसका पूरा कर्व? यस, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, शिफ्ट लेफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व। ये मैंने खुद ही करवा दिया, लेकिन चले मान लीजिए 7। ठीक ठीक है। किसी बच्चे को यहाँ कंफ्यूजन आ रही हो, प्लीज अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ईद के बाद जानवरों की डिमांड कम होती है ना, गोश्त की। डिमांड कर्व फॉर मीट शिफ्ट टू द लेफ्ट, उसकी सप्लाई कर्व के ऑन द कर्व लेफ्ट पे मूवमेंट आती है, बना के देख लें। और खालों की सप्लाई पूरी लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि उसकी कोई प्राइस वगैरह चाहिए नहीं होती, वो मीट के अंदर से ही खाल ऊपर निकल रही थी ना, वो जॉइंटली सप्लाइड थी। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा आप लोग गलत कर जाते हो। एवरीवन क्लियर नाउ? ओ अच्छा क्वेश्चन है ये, मैंने आज देखा था।
मनहा देखिएगा जरा, सेंस से करेंगे तो गलत नहीं होगा. डायग्राम shows the demand and supply of a good when the market is in equilibrium. Which area measures the difference between what consumers are willing and able to pay and what producers receive? तसल्ली से सोचना, विलिंग एंड एबल टू पे वाला एरिया कौन से हैं या कौन सा जो भी, और प्रोड्यूसर्स को कितना रिसीव हो रहा है, डिफरेंस कितना है. मनहा आप क्लास में हो? कोशिश करें, खुद कोशिश करें. डिमांड की डेफिनेशन सेकंड के लिए अपने माइंड में लाएं, आपको सारा क्वेश्चन समझ आ जाएगा. डिमांड की डेफिनेशन, सॉरी, नहीं नहीं, आप लोग सब गलत से, नॉट एट ऑल. आज मार्क्स स्कीम नहीं है ना, तो आंसर गलत हो रहे हैं ना. लेट्स सी, लेट्स सी. सिंपली मैंने कहा था डिमांड की डेफिनेशन याद करें. डिमांड इज द willingness and ability of consumers to buy goods at different prices per period. डिमांड कर्व के नीचे नीचे ये सारा एरिया उनकी विलिंगनेस है. पे कितना कर रहे हैं, यानी प्रोड्यूसर्स को कितना मिल रहा है, ये वाला एरिया. x प्लस वाई, x प्लस वाई विलिंगनेस थी, y रिसीव कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स, तो बाकी बच गया x, ऑप्शन ए. डिमांड कर्व, आपने x माइनस वाई बोला था, डेविड बोला था, या शायद आपने बोला, मुझे नहीं पता. मैं ऑप्शन ए बी सी डी के वेट में था ना, किसी बच्चे ने x माइनस वाई बोला था, मुझे बाकी आवाज नहीं आई थी. मे बी ए ठीक है, बिल्कुल जी बेटे. किसी को समझ ना आया अभी तक? हाँ, मुझे पता आ गया. श्योर बेटे, याद रखिएगा डिमांड कर्व विलिंगनेस एंड एबिलिटी कर्व है ना कंज्यूमर्स की. तो जितनी क्वांटिटी बिक रही है डिमांड कर्व से आओ. ये कंज्यूमर सरप्लस नहीं पूछ रहा था, विलिंगनेस एंड डिफरेंस बिटवीन प्राइस नहीं कह रहा था, वो कह रहा था विलिंगनेस एंड एबिलिटी. ये पूरा एरिया यहां से लेके यहां तक, यानी x प्लस वाई लोग विलिंग एंड एबल टू बाय थे. प्रोड्यूसर्स को कितना मिल रहा है, जितना रेवेन्यू होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, यानी एरिया y. तो अब x बाकी रह गया, y तो प्रोड्यूसर्स को रिसीव हो रहा है ना. अभी भी कंफ्यूजन है तो बताएं, एक दफा फिर कर लें. इट वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन बट नॉट दैट ट्रिकी. मनहा आप समझ आए? नहीं, वो कंज्यूमर सरप्लस है. विलिंगनेस एंड एबिलिटी पूरी मिलाओ तो वो ये जीरो से स्टार्ट होगा, डिमांड कर्व तक जाएगा, और फिर डिमांड कर्व से नीचे क्वांटिटी तक. सबको समझ आ गया बच्चों? कोई कंफ्यूजन? जो मैंने आपको टॉपिकल भेजा है उसमें इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. एवरीवन क्लियर या नहीं, मुझे बता दें. अगर किसी को मसला है एक बार फिर बात कर लेते हैं. अभी तक 12 में से 7 क्वेश्चन ठीक हुए क्लास के, which is a bit low on average, but ठीक है. Number 13 is a very easy question. I'm giving it to, किसी से मेरी बात बिल्कुल ना हुई हो, शाहूद करते हैं. शाहूद नंबर 13 देखें. Why do some local governments subsidize the provision of bicycle to encourage their use? तसल्ली से देखना, गलत नहीं होना इंशाल्लाह. वेरी गुड. गवर्नमेंट इंटरवीन अक्सर क्यों करती है, सब्सिडीज क्यों देती है? मेरिट गुड्स पे, या जहां पे एक्सटर्नल बेनिफिट्स हों.
Consumers are not aware of the external benefits of using bicycle. Information फेलियर की गवर्नमेंट सब्सिडी देके उनका कंजम्पशन बचा रही है. Consumers are afraid of having car accidents. Weird, अजीब सी स्टेटमेंट, कोई ताल्लुक नहीं. Consumers are unable to afford bicycles. Bicycles तो सस्ते होते हैं गाड़ियों से. Consumers are not aware, ठीक हो गया. Consumer ignore the external cost. Bicycle की external cost नहीं है, गाड़ियों की है. सबको समझ आ गया? 13 में से 8 ठीक हो गए. 14th क्वेश्चन, I'll give it to, किसी को मैंने ना पूछा अभी तक बच्चों, वॉलंटियर करो, कोई मसला नहीं, बता दो. ओके, लेट मी आस्क समवन. जुर्बा, शाबाश, रिडीम योरसेल्फ. जीनी कोएफिशिएंट की आपको वैल्यूज बताई थी. जितना 1 के पास होगा उतनी इनकम इनइक्वालिटी कम होगी, जितना 0 के पास उतनी इनकम या वेल्थ इनइक्वालिटी ज्यादा होगी. तसल्ली से देखें, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. यस बेटे, वेट करें, जुर्बा को सॉल्व करने दें. नहीं, जितना 0 के पास उतनी अनइक्वल, सॉरी, जितना 0 के पास उतनी इक्वल और जितनी 1 के पास उतनी अनइक्वल. सॉरी, मैं वो मैसेज देख रहा था बच्चों का. 1 पे अनइक्वल जितना 1 के पास जा रहे हैं और 0 के जितना पास है उतनी इक्वालिटी ज्यादा है. या जी जुर्बा, बेटे, आर यू इन द क्लास? ओके, वेटिंग, शाबाश. जो रिजेक्ट ना हो उसके. बी एज इन बॉल, करेक्ट. डोंट बी अफ्रेड. ये गलती होगी, क्यों मसला है? बिल्कुल ठीक है. इसको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता. इनकम इनइक्वालिटी इज ग्रेटर इन कंट्री पी देन कंट्री क्यू. पी में इनकम इनइक्वालिटी कितनी है? 0.6. और क्यू में 0.5. इनकम इनइक्वालिटी ज्यादा है पी में, क्योंकि 1 के पास जा रहे हो, वो 0.5 जरा लोअर है. ये रिजेक्ट नहीं होती. बाकियों को भी कर लेते हैं. ए स्टेटमेंट उसने गलत दी हुई है. जीनी कोएफिशिएंट्स आर नॉट कंपेरेबल बिटवीन इनकम एंड वेल्थ बिकॉज वन इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, अनदर इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट. गलत, दोनों दिखाता है, इनकम इनइक्वालिटी भी और वेल्थ इनइक्वालिटी भी. सी क्यों गलत है? वेल्थ इनइक्वालिटी इज ग्रेटर इन कंट्री पी देन क्यू. पी में वेल्थ का 0.4 है, 0 के पास है. क्यू में 0.7 है, तो क्यू में वेल्थ इनइक्वालिटी ज्यादा है. गलत हो गया. वेल्थ इनइक्वालिटी इज ग्रेटर देन इनकम इनइक्वालिटी इन बोथ कंट्रीज. नहीं, क्यू में 0.5, सॉरी, हाँ, क्यू में 0.5 है इनकम इनइक्वालिटी और पी में इनकम इनइक्वालिटी ज्यादा है 0.6, जबकि वेल्थ पी में कम है, क्यू में ज्यादा है, तो वो दोनों में इनइक्वालिटी ग्रेटर नहीं थी. समझ आ गई बात? किसी बच्चे को जीनी कोएफिशिएंट की वैल्यू समझने में मसला आ रहा हो? एक्सीलेंट. 14 में से अब आप लोग 9 पे आ गए, गेटिंग क्लोजर टू रिक्वायर्ड. जी, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन. शाबाश, ये मैं दे रहा हूं जायान को. गवर्नमेंट इज फेस्ड विद राइजिंग इन्फ्लेशन. इट विशेस टू रिड्यूस इन्फ्लेशनरी प्रेशर while avoiding a fall in output. तो कौन सी पॉलिसी करेंगे? जाहिर आप क्लास में हो, मुझे बता दो पहले. आई डोंट थिंक ही इज. अब्दुल वहीद, अच्छा जायान आप हैं? जायान बताएं, शाबाश. 3 बड़ी आसानी से रिजेक्ट हो रही है. सॉरी, 15. 16 का तो भी ऑप्शन भी नजर नहीं आ रही ना. 15 कर रहे हैं बेटे.
जायान, आई विल गिव यू वन मोर चांस, जिसमें दोनों कंडीशन पूरी हो, इन्फ्लेशन भी कम हो रही हो और फॉल इन आउटपुट भी ना हो रहा हो। एक्सचेंज रेट बढ़ाए तो एक्सपोर्ट्स महंगी। नहीं, आप शायद समझ नहीं पा रहे क्वेश्चन को। सप्लाई साइड पॉलिसीज लगाओ तो ना सिर्फ ए ना सिर्फ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम होती है, आउटपुट भी बढ़ती है। जायान, कैसे आपने गलत ऑप्शंस ले ली? मैं आपको बताता हूं। बी, इंक्रीज इन टैक्सेशन, इनडायरेक्ट बढ़ाओगे इन्फ्लेशन भी आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी, एग्रीगेट सप्लाई लेफ्ट पे शिफ्ट। इंक्रीज इन बजट सरप्लस यानी कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, एग्रीगेट डिमांड लेफ्ट पे शिफ्ट, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा, इन्फ्लेशन दो कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन अवॉइडिंग अ फॉल इन आउटपुट भी तो करना है ना। इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट, इन्फ्लेशन, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश दोनों कम होंगी, लेकिन आपकी आउटपुट फॉल हो जाएगी, एक्स माइनस वाला एम वाला इंजेक्शन जो है वो विड्रॉल में बदल जाएगा। लॉज टू प्रमोट कंपटीशन, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस लेवल भी नीचे लॉन्ग रन में, और आपकी आउटपुट भी ज्यादा। समझ आ गया जायान? इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन दैट यू मेस्ड अप। बेटे कॉन्फिडेंस से कीजिएगा, सोच समझ के कीजिएगा, एग्जाम में ये बार बार मौका नहीं मिलना। शाबाश, बी कॉन्फिडेंट। जी बच्चे, बाकी सबने ठीक बोला था तो मैं क्लास को दे रहा हूँ ये क्वेश्चन। सो 10 आउट ऑफ 15 आपके ठीक है। जी जुर्वा। हाँ तकरीबन, लेकिन बजट सरप्लस में ये भी साथ है ना कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी कम कर रही है, तो दोनों हिसाब से कॉन्ट्रैक्शनरी हो रही है। ठीक है ना? ओके जी। अब जिसने पहला चैप्टर रिवाइज किया उसके लिए क्वेश्चन हलवा है, लेकिन जिसने नहीं किया, ओवर थिंकिंग नहीं करनी, बाय फॉर्मूला चलना है, इसको कर दें लेट्स से मनहा। बेटे वो नेट नेशनल इनकम पूछ रहा है, जीडीपी में कुछ हम ऐड करते हैं या माइनस हो रहा होता है और फिर कुछ और निकालते हैं, तो जब जाके हमारी नेट नेशनल इनकम बनती है। जीएनपी से एनएनपी जो बनती है, सली से सोचो। मनहा, यू इन द क्लास बेटे? ओके, वेटिंग, बी कॉन्फिडेंट। गलत हो जाएगा ना, मैक्सिमम सीख लेंगे, मैं कॉन्सेप्ट, कोई इशू नहीं है। आप लोग सॉल्व करें लेकिन बोलना मनहा नहीं, ठीक है जी मेरा बेटा? शाबाश, बहुत डर के बोला, सही बोला। 16 में से 11 आप लोगों के ठीक हैं। जीडीपी में नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करते हैं, अगर माइनस है तो माइनस करते हैं, 28 से 25 बच गया, फिर उसमें से ये बन गया जीएनपी, इसमें से डेप्रीसिएशन ऑन कैपिटल इक्विपमेंट, कैपिटल कंजम्पशन निकालते हैं, 25 में से 6 निकला, वो बच गया 19। नेशनल डेट नहीं निकालते, ये बन गया ऑप्शन ए 19 बिलियन। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो मैं फिर मजीद बता दूं। सो जी, क्या दोबारा समझाऊं? जीडीपी में से जब हम नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी जो पाकिस्तानी बाहर से अर्न करके ला रहे हैं वो ऐड करना, और जो फॉरेनर्स यहाँ से अर्न करके ले जा रहे हैं वो माइनस करना, वो बन जाता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इधर समझ आया? वो नेगेटिव फिगर था, आउटफ्लो ज्यादा थी तो 28 में से 3 हमने माइनस कर दिया, अगर पॉजिटिव होता तो हम ऐड कर देते। फिर उसके बाद जीएनपी में से नेट नेशनल इनकम बनाने के लिए हम डिप्रिसिएशन ऑन कैपिटल इक्विपमेंट, रोड्स, मशीनरी, कार्स, वो निकालते हैं। 6 वो था, 25 में से 6 निकला, 19 बिलियन, ऑप्शन ए। हैदर समझ आ गया मेरे बेटे? I think maybe he's lost connection. Okay. Anyone who's still struggling with this? Anyone? Okay. Now ये अच्छा क्वेश्चन होता है, ध्यान से कीजिएगा तो गलत नहीं होगा इंशाल्लाह। मैंने आप लोगों को ये इंटरप्रेट करने सिखाए हैं। The graph shows the change in exchange rate of pound sterling, पाउंड का साइन दे दिया, अगेंस्ट द यूएस डॉलर, पहले ग्राफ में यूएस डॉलर पर पाउंड, और दूसरे ग्राफ में अगेंस्ट यूरो बिटवीन 2001 एंड 30, दूसरे ग्राफ में पाउंड पर यूरो है। मुजफ्फर इमरान, तसल्ली से देखें, पहले ऑप्शंस ना देखें। वो कह रहे हैं व्हाट हैपेंड टू द वैल्यू ऑफ पाउंड बिटवीन ईयर 2001 एंड 3।
अगेंस्ट यूएस डॉलर पाउंड क्या कर रहा है? तसल्ली से देखो, एप्रिशिएट हो रहा है या डेप्रिशिएट? यूएस डॉलर पर पाउंड। मुजफ्फर आप क्लास में हैं? आराम से देखो कितने डॉलर पहले दे रहे थे 2001 में और अब कितने दे रहे हो, पाउंड के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, अप्रिशिएट हो रहा है या डेप्रिशिएट? आपने सही ऑप्शन सिलेक्ट कर लिए, वेरी गुड। लेट्स जस्ट गो वेरी स्लोली फॉर द रेस्ट ऑफ द क्लास। द क्लास स्कोर इज नाउ 12 आउट ऑफ 17। 1.45 यूएस डॉलर्स में एक पाउंड आता था 2001 में, तकरीबन 2003 में वो 1.75 पाउंड पे पहुंच गया। तो डॉलर डेप्रिशिएट हुआ है, पाउंड उसके अगेंस्ट एप्रिशिएटेड। पहली स्टेटमेंट ए का पहला हिस्सा ठीक हो गया। यूरो पहले 0.625 पाउंड से थोड़ा सा नीचे दे के 0.6 पाउंड के मुताबिक, और उसके 0.61 कर लेते हैं, 0.61 पाउंड में या 0.625 बोलते हैं, जरा कंफ्यूज को करें, यूरो आता था। अब 0.7 पाउंड देने पड़ रहे हैं, तो पाउंड इसके अगेंस्ट डेप्रिशिएट हुआ है। आपने हमेशा लेबल देखने, कौन सी करेंसी किसके खिलाफ क्या कर रही है। अक्सर बच्चों को ये समझ आ गया था, मुझे जरा थोड़ी रीइंफोर्समेंट दे दो। वेरी गुड अमना। सिर्फ सबको, मतलब जो खामोश रहिएगा, अगर सबको समझ, जिसको नहीं आया था वो पूछ ले एक बार। आपने मैंने सब बताया है बुजुर्गा। मुझे बताओ, खुद बताओ, पहले ग्राफ में कितने डॉलर दे के 2001 में एक पाउंड आता था? यूएस डॉलर पर पाउंड लिखा हुआ है तकरीबन। और 2003 में अब कितने डॉलर देने पड़ रहे हैं टू गेट द सेम पाउंड? तो डॉलर क्या हुआ है? नहीं नहीं, मुझे बताओ डॉलर क्या हुआ है? डॉलर गिरा है तो पाउंड अप्रिशिएट हुआ है। पहली स्टेटमेंट ए का, पाउंड अप्रिशिएट अगेंस्ट द डॉलर, ठीक है। दूसरी में जुर्वा पाउंड पर यूरो है। पहले सिर्फ 0.625 पाउंड में यूरो आ जाता था, 0.7 से भी ऊपर देने पड़ रहे हैं, तो पाउंड यहां पे गिर गया है, तो डेप्रिशिएट अगेंस्ट द यूरो। समझ आ गया? ओनली ट्रिक वाज, पहले वाले में उसने यूएस डॉलर पर पाउंड बोला ताकि बच्चे कंफ्यूज होकर गलत कर जाए। सबको समझ आ गई ना? तो 17 में से 12 ठीक है, द क्लास इज डूइंग वेल, लेकिन मैक्रो में गड़बड़ आएगी थोड़ी सी। हाँ, दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई फेल्ट विल बी टफ फॉर यू गाइस। व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज करेक्ट? आइडिया क्या है, जब तीन स्टेटमेंट्स एक तरह की आपको मिल रही हो ना और आपको सही भी लग रही है, उनको रिजेक्ट कर दो, चौथी ठीक होगी। सो इसको करें आंसर कॉन्फिडेंस के साथ मेरा बेटा। मैंने आपको इंजेक्शन और विड्रॉल सब पढ़ाए हैं, कॉन्फिडेंस के साथ करें। आंसर बच्चे बता दो, क्लास में हो ना? अच्छा, he might not be in the class. Hazik, are you in the class? शाबाश, तसल्ली से बेटे। तीन ऑप्शन जो आपको सही लग रही होंगी, एक साइड पे जा रही हो, तब भी रिजेक्ट करो, और चौथी ऑप्शन लो। तसल्ली से देखो जरा। बल्कि हाजिक मेरे साथ करो, ये क्वेश्चन जरा डिफरेंट है। ए देखो, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स डू नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम लेवल। क्या ये बात सही है कि एक्सपोर्ट्स हो तो इक्विलिब्रियम, नेशनल इक्विलिब्रियम पे, इनकम पे फर्क नहीं पड़ता? ये बात सही है? या इंपोर्ट्स हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता? गलत है। एक्सपोर्ट्स एक इंजेक्शन है, एग्रीगेट डिमांड कर्व बाहर शिफ्ट होता है, विड्रॉल इंजेक्शन कर्व ऊपर इंजेक्शन जाते हैं। इंपोर्ट्स एक विड्रॉल है, उससे लेफ्ट पे शिफ्ट होता है एग्रीगेट डिमांड कर्व या विड्रॉल कर्व। अच्छा जी, बिकॉज दे ऑलवेज कैंसिल इच अदर आउट। क्या हमेशा एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स बराबर होती हैं? गलत स्टेटमेंट। तो
तो ए रिजेक्ट होगी, हमेशा बराबर नहीं होती, कभी सरप्लस कभी डेफिसिट चल रहा होता है। इस तरह करो बेटे। दूसरे देखो, ग्रेटर द लेवल ऑफ सेविंग द ग्रेटर द लेवल ऑफ इंजेक्शंस इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट मस्ट बी। अगर एक इकोनॉमी में सेविंग ज्यादा हो रही है तो क्या इसका मतलब लाजमी है कि वो सारी सेविंग इंजेक्शन में बदल जाएगी, इन्वेस्टमेंट हो जाएगी? गलत स्टेटमेंट है। कुछ सेविंग कंजम्पशन पे जाती है, कुछ सेविंग जो है वो मुल्क से बाहर इंपोर्ट्स पे भी जा सकती है, तो ये गलत है। सी, when consumers use past saving to increase their spending there will be a rise in national income। कंजम्पशन की वजह से क्या नेशनल इनकम बढ़ती है? इंजेक्शन आता है, ये परफेक्टली करेक्ट स्टेटमेंट है। डी को रिजेक्ट करते हैं। व्हेन अ गवर्नमेंट इंक्रीजेस विथड्रॉल्स बाय डिक्रीजिंग द रेट ऑफ इनकम टैक्स देयर मस्ट बी एन इक्विवेलेंट इंक्रीज इन इंजेक्शन टू कॉम्पनसेट। कहता है जी जब गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स बढ़ाया, उससे विड्रॉल आया, तो ऑटोमेटिकली कोई इंजेक्शन आएगा उसको कॉम्पनसेट करने के लिए? नहीं, इकोनॉमी हमेशा इक्विलिब्रियम में नहीं रहती, डिसइक्विलिब्रियम में भी रहती है। सो डी भी रिजेक्टेड। गुड वर्क हाजिक, ऑल्दो आई सपोर्टेड यू, लेकिन 18 में से 13 आप लोगों के ठीक है। किसी बच्चे को यहाँ कोई क्वेश्चन पूछना हो? ये नया टॉपिक था, उसमें नया क्वेश्चन था। इन्फ्लेशन वाला मैं आपको बहुत दफा करवा चुका हूँ, प्लीज ये खुदा के लिए गलत ना कीजिएगा। शाहूद तसल्ली से देखें। हिंट, जब तक ये ग्राफ जीरो से नीचे नहीं गया डिफ्लेशन नहीं हुई, जनरल प्राइस लेवल बढ़ रहा है। तसल्ली से ऑप्शन देखें शाहूद और मुझे बताएं कौन सी ठीक है। शाहूद आप क्लास में हो बेटे? चलें शाबाश करें। जब तक ये जीरो से नीचे नहीं गया डिसइंफ्लेशन है, डिफ्लेशन नहीं है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, बस ये याद रखना। शाबाश, इट ओनली फेल इन 1 ईयर। अगर शाहूद मैं आपको याद ना दिलाता तो कर लेते। आ गई थी। चले 14 क्वेश्चन 19 में से ठीक है। बाकी ऑप्शन रिजेक्ट करवा दूं। इट फेल इन ओनली 2 years, नहीं, सिर्फ ईयर 5 में जीरो से नीचे गई है। पहले ऑप्शन ठीक है, दूसरी गलत है। इट रोज इन ओनली 2 years, नहीं, 1 में कांस्टेंट रेट से बढ़ा है प्राइस लेवल, 2 3 4 में पहले तेजी से और फिर स्लो बढ़ा है। इट वॉज कांस्टेंट इन ईयर 1, कांस्टेंट रेट था, इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, चाहे 2% से स्लोली प्राइस बढ़ रही थी। सबको समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई कंफ्यूजन? आई डिड से मैक्रो क्वेश्चंस वर अ लिटिल टफ, बट आप लोग मैक्रो बेहतर कर रहे हो। अभी तक आप लोगों ने स्कोर, जी 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 बताएं जल्दी से, टाइम भी खत्म हो रहा है क्लास का। बेटे कांस्टेंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, प्राइस लेवल कांस्टेंट नहीं है। अगर पाकिस्तान में इस वक्त 45% से अगले 3 साल इन्फ्लेशन रहे तो आप कहेंगे प्राइसेस नहीं बढ़ रही? बढ़ेंगी भाई, इस साल भी 45%, अगले साल 45% का और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, वो कोई 150% की इन्फ्लेशन हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? कांस्टेंट रेट डज नॉट मीन कि प्राइस लेवल इज नॉट राइजिंग। एक जैसे गाड़ी आप 50 पे चलाए जा रहे हैं मुसलसल, इसका क्या मतलब? वो रिवर्स हो रही है या खड़ी है? नहीं, वो आगे जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। समझ रहे हैं? रेट कांस्टेंट है। गॉट इट? ओके, नहीं 18 का जी। वो ये कहता है कि जब भी कोई विड्रॉल होता है उसका कॉम्पनसेटिंग इंजेक्शन आता है। यस, लॉन्ग रन में आता है, लेकिन जरूरी नहीं है। कई कई साल इकोनॉमी डिसइक्विलिब्रियम में रह सकती है, इसलिए गलत थी। अगर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्शनली पॉलिसी कर रही है कुछ अरसे के लिए, वो टैक्स बढ़ाए रखेंगे, इकोनॉमी को डिसइक्विलिब्रियम में रखेंगे, ठीक है ना? फिर जाके जब एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट होकर नया इक्विलिब्रियम बनेगा, फिर वो इक्विलिब्रियम में ऑटोमेटिकली आएगी। लेकिन इंजेक्शन कॉम्पनसेट होना जरूरी नहीं, नीचे भी हो सकता है इक्विलिब्रियम। समझ रहे हो ना? वो कहता है जी कि जब भी विड्रॉल आता है उतना ही इंजेक्शन आता है। नो, इकोनॉमी नीचे भी जाती है इक्विलिब्रियम, ऊपर भी जाती है, ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम बनता जरूर है, लेकिन ओरिजिनल लेवल पे जरूरी नहीं है। हायर लेवल पे भी हो सकता है अगर इंजेक्शन आया था, लोअर लेवल पे भी हो सकता है अगर विड्रॉल आया था। कॉम्पनसेटिंग इंजेक्शन या विड्रॉल आना जरूरी नहीं है, ये बात।
सी रिजेक्ट नहीं हो सकता। कंज्यूमर अगर पास सेविंग यूज कर रहे हैं स्पेंडिंग पे, कंजम्पशन का इंजेक्शन आया, नेशनल इनकम बढ़ेगी। समझ आ गया अब्दुल भाई? बाकी तीनों एक जैसे आंसर्स थे, सी डिफरेंट था, तो ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जी बेटे सॉरी। हाँ गुड। एनीवन एल्स जी, एनी क्वेश्चंस 19 18 पे? अब मैं ख्याल में हमारा टाइम खत्म हो रहा है, जितने हो सके जल्दी से करके खत्म करते हैं। अच्छा, आसान क्वेश्चन है, अगर गौर से करेंगे। इन एन इकोनॉमी वेजेस एंड प्राइसेस आर बोथ राइजिंग बट वेजेस आर राइजिंग फास्टर। तनख्वाहें भी बढ़ रही हैं, प्राइसेस भी बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन है, लेकिन वेजेस ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। विच फीचर आर लाइकली टू एग्जिस्ट इन दिस इकोनॉमी? एनीवन? ओपन क्वेश्चन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यस गलत है ये आंसर। कॉस्ट पुश वाली बात ठीक है, लेकिन आप डेविड, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगी क्योंकि वेजेस बढ़ी हैं, लेकिन वेजेस प्राइसेस से ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, तो रियल इनकम बढ़ेगी बेटे। समझ आई बात? बहुत जल्दी। तो गलत हो गया, लेकिन 20 में से मैं अभी भी 15 कह रहा हूँ, आपकी क्लास ने ठीक कर दी है, तो वेल डन। लेट्स सी इफ यू कैन डू कपल मोर। जरा देखिएगा टाइम मीटिंग का कितना बच गया। वो भी है टाइम फिर। The diagram shows AD and long run AS curves for a country. X is the original equilibrium. X पे फोकस करें। अब फैक्टर्स बताएगा। In 1 year, over 1 million foreign workers left the country. इससे क्या कम होगा? एग्रीगेट सप्लाई लॉन्ग रन वाला या AD? यस, क्योंकि लेबर सप्लाई कम हो गई। अब एक्स से आप लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई को लेफ्ट शिफ्ट करके बैठ जाए माइंड में। अब जी, एट द सेम टाइम कंट्रीज करेंसी अप्रिशिएटेड अगेंस्ट अदर करेंसीज। इससे एग्रीगेट डिमांड पे क्या असर पड़ता है जब हमारी करेंसी ऊपर जाती है? एक्सपोर्ट्स महंगी, इंपोर्ट सस्ती। एक्स माइनस एम पे और एग्रीगेट डिमांड पे क्या असर पड़ता है? फॉल। किसी ने राइट बोला था, तो ऑप्शन क्या होगी? सी। सबको समझ आ गया? यू गाइज कॉन्ट्री टू माई एक्सपेक्टेशंस, आसान क्वेश्चन गलत कर गए और मुश्किल वाले अच्छे कर रहे हो। चलें, स्टिल गुड। 21 में से 16, 5 और आप ठीक कर गए, अगले 9 में से तो ए ग्रेड आपका बन गया। व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू कॉज अ राइज इन कंट्रीज एक्सचेंज रेट? खुदा के लिए गलत ना करना, मैंने आई थी। यस, थैंक यू अमना, लेकिन आई डिडंट इनवाइट यू। वेल डन। राइज इन इंटरेस्ट रेट। फॉल इन डायरेक्ट टैक्सेस से क्या होगा? इनकम्स बढ़ेंगी, इंपोर्ट ज्यादा करोगे, करेंसी की सप्लाई ज्यादा, एक्सचेंज रेट नीचे। फॉल इन एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, करेंसी की डिमांड गिर जाएगी, एक्सपोर्ट्स की डिमांड कम है। राइज इन इंपोर्ट्स, करेंसी की सप्लाई बढ़ जाएगी, रेट नीचे। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से हॉट मनी आएगी, एक्सचेंज रेट ऊपर जाएगा। कल 25 पे खत्म कर लेते हैं अगर हम पहुंच जाएं। विच चेंज अफेक्टिंग द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फॉर द यूएस वुड बी मोस्ट लाइकली टू रिजल्ट इन अ शिफ्ट टू द राइट ऑफ द डिमांड कर्व? डिमांड कर्व बोल रहा है करेंसी का, नॉट एग्रीगेट डिमांड, एंड अ मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। वो कहता है क्या हो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में यूएस डॉलर की, कि उनका डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट हो और मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, यानी सप्लाई पे कोई फैक्टर ना हो, सिर्फ डिमांड बढ़नी चाहिए। तसल्ली से देखें कौन सी ऑप्शन ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन डूएबल है, और इसको मैं दे रहा हूँ लेट्स से अनुषे को। बाकी सब सॉल्व करें, लेकिन अनुषे में आंसर देंगी। काफ़ी देर से गलती नहीं हुई, तो मैं चाहता हूँ गलती हो। जस्ट किडिंग। अनुषे आराम से करें मेरा बेटा। मैं आपको थोड़ा हिंट दे दूं अनुषे, जैसे ए है, यूएस गवर्नमेंट रिड्यूसेस सब्सिडीज ऑन एक्सपोर्ट्स टू द ईयू। सब्सिडीज कम की एक्सपोर्ट्स पे, सोचें उनकी प्राइस पे क्या असर पड़ेगा, फिर उनकी डिमांड पे, फिर करेंसी की डिमांड पे। इस तरह करके आपने सॉल्व करना है। हमने राइट पे डिमांड कर्व को शिफ्ट करना है। अनुषी आप क्लास में हैं, मुझे ये बता दें। आई गेस शी इज नॉट देयर। हाँ जी, शी इज देयर। जी बताएं अनुषी, जल्दी, टेक योर टाइम, लेकिन 1 मिनट बस, ज्यादा नहीं। आप लोग 24 भी। बी एज इन बॉल। बिल्कुल सही लग रहा है, शाबाश। अंडर वैल्यूड मीन्स मार्केट रेट से गवर्नमेंट ने नीचे रखा हुआ था, स्पेकुलेटर्स खरीदेंगे ये सोच के कि कल को ये ऊपर जाएगा। मार्केट रेट से नीचे है, स्पेकुलेटर्स कब करेंसी को बाय करते हैं? जब वो नीचे हो।
जैसे आजकल रुपी खरीदना इज बेटर देन बाइंग डॉलर, बिकॉज रुपी ने थोड़ा बहुत ऊपर आना ना, आप स्पेकुलेट करके गेन कर सकते हो। तो बी इज करेक्ट। पहले में सब्सिडीज हटाई, एक्सपोर्ट्स महंगी हुई, उनकी डिमांड गिरी, करेंसी की डिमांड गिरी, लेफ्ट पे शिफ्ट हुआ, राइट पे नहीं हुआ। सी, यूएस गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कि अपनी रेट को कम करते हैं, डिमांड कम करवाएंगे अपनी करेंसी की। खैर ये आना नहीं चाहिए था, ऑप्शन इन्होंने इस कोर्स से निकाल दिया था। यूएस फार्मास्यूटिकल कंपनीज एक्सपीरियंस अ फॉल इन डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए एक्सपोर्ट्स कम, डिमांड कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट। वेल डन अनुषे, 23 में से 18 आप लोगों के ठीक हैं, सिर्फ 3 ठीक करने। What can be best understood from a knowledge of countries' terms of trade? Tricky, सोच समझ। Well done मेरा बेटा। Purchasing power of its exports. Balance of payment performance, terms of trade is just relative price of exports and imports. Simply कितनी एक्सपोर्ट्स बेच के आप कितनी इंपोर्ट्स ले सकते हो। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मेजर जीडीपी है, सी गलत। वैल्यू ऑफ इट्स रियल एक्सचेंज रेट के लिए हमें इन्फ्लेशन चाहिए, रियल जब भी चाहिए इन्फ्लेशन चाहिए, सी डी गलत। बैलेंस ऑफ पेमेंट की परफॉर्मेंस, प्राइसेस पे असर पड़ता जरूर है, लेकिन टर्म्स ऑफ ट्रेड ये नहीं बता रही होती कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की परफॉर्मेंस कैसी है। वो सिर्फ रिलेटिव प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, यानी हाउ मेनी इंपोर्ट्स कैन बी बॉट फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ एक्सपोर्ट्स वगैरह। तो वेरी वेल डन हमना। नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन हमारी क्लास का। शहरियार खान काशिफ आपसे कुछ नहीं पूछा, या शहरियार खान जो भी कर दे। कंपनी प्रोड्यूसेस गुड्स फॉर एक्सपोर्ट्स ओनली, which change would cause a rise in price of its goods while the quantity sold is unchanged? डोमेस्टिक वर्कर्स वेजेस पहला कॉलम है, क्या इससे हमारी चीज़ों की प्राइस बढ़ेगी? अगर हमारी डोमेस्टिक वर्कर्स की वेजेस बढ़े या जो भी देखो, और फॉरेनर्स की इनकम पे, फॉरेनर्स की इनकम अगर वेजेस उनकी क्या होनी चाहिए? या डी, डोमेस्टिक वर्कर्स की वेजेस बढ़ी, कॉस्ट बढ़ी, हमारी गुड्स की प्राइस बढ़ गई, लेकिन महंगी होने के बावजूद फॉरेनर्स ने खरीदना कम नहीं किया, क्योंकि वहां इनकम बढ़ गई थी, हमारी एक्सपोर्ट्स स्टिल डिमांड होती रही, राइज राइज। डी। वेल डन बच्चों, 25 में से 20 ठीक है। कल इंशाल्लाह ताला हम इसके बाकी 5 करेंगे। एक भी और ठीक हो गया तो आपकी क्लास एज अ होल ए ले जाएगी इंशाल्लाह।